आज का वीडियो एक ट्वीट के साथ शुरू करता हूँ। पहले आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ और यह ट्वीट जो है वह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक यानी निर्दलीय विधायक सरयू राय जी द्वारा किया गया है। पहले आप इस ट्वीट के बारे में देखिए और इस ट्वीट के क्या मायने मतलब होते हैं और इस ट्वीट के क्या मायने मतलब आप समझते हैं और इस ट्वीट के क्या मायने मतलब होते हैं और जो मैं समझ पा रहा हूँ वह आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ और आप इस ट्वीट से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सरयू राय जी ने 27 मार्च को यह ट्वीट करते हैं अपने एक्स हैंडल से और वह लिखते हैं, लौह नगरी जमशेदपुर की तरह कोयला नगरी धनबाद का राजनीतिक आतंक भी पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रित होगा और धनबाद लोकसभा सीट फाइनल कराने के लिए लाट साहब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-3 दिन दिल्ली दरबार में जमे रहेंगे तो धनबाद का सर्वजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा। राष्ट्र हित में वैसा ही नतीजा होगा। यह ट्वीट जो है वह जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जी द्वारा किया जाता है। तो क्या धनबाद लोकसभा सीट से जिस लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा की गई है यानी कि जो बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए हैं ढुल्लू महतो, तो क्या ढुल्लू महतो को टिकट दिलवाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी हैं, क्या रघुवर दास जी के पैरवी के बाद ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है और ढुल्लू महतो को टिकट दिलवाने के लिए क्या रघुवर दास जी 2-3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहते हैं ताकि वहाँ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से वह मुलाकात कर सके, बात कर सके और इनका टिकट जो है वह कंफर्म करवाया जा सके। या सरयू राय जी अपने ट्वीट में यही इशारा कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले लौह नगरी जमशेदपुर को दिल्ली से नियंत्रित किया जा रहा था उसी तरीके से अब कोयला नगरी यानी धनबाद को भी दिल्ली से और पड़ोसी राज्य के राजभवन से दिल्ली से क्या नियंत्रित किया जाएगा और नियंत्रण रखा जाएगा। जब झारखंड में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तब उन पर यह आरोप लगते आ रहा था और सारे लोग और मीडिया में भी यह खबर चलती थी और लोग यह कहते थे और बोलते थे कि रघुवर दास जी तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक रबर स्टाम्प वाले मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, क्योंकि झारखंड का जो पूरा कंट्रोल है वह दिल्ली में है और झारखंड की सरकार जो है वह दिल्ली से चलाया जा रहा है। जो दिल्ली से दिशा निर्देश दिया जाता है रघुवर दास जी वही पालन करते हैं और जो वहां से लेटर बनाकर भेज दिया जाता है वही लेटर रघुवर दास जी यहाँ पढ़ देते हैं। कुछ इस तरीके से जब रघुवर दास का कार्यकाल था और जब रघुवर दास जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर आरोप लगते थे और दिल्ली से सत्ता नियंत्रण की बात जो थी वह उस समय कही जाती थी, क्योंकि रघुवर दास के बारे में कहा जाता था कि यह एक रबर स्टाम्प और एक मुखौटा के रूप में झारखंड में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है ताकि दिल्ली से जो दिशा निर्देश दिया जाए दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व जो चाहे जैसे चाहे वह सत्ता को अपने हाथों नियंत्रण में रखे और अपने नियंत्रण में वह सरकार को चलाते रहे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास जी अपने सीट से भी हार जाते हैं और वह भी सरयू राय के द्वारा ही हारते हैं और उसके बाद अभी 2023 में उनको राज्यपाल बना दिया जाता है उड़ीसा का। तो क्या वह राज्यपाल बन जाने के बाद भी झारखंड की राजनीति में और खास करके बीजेपी में वह अपनी पैठ जो है वह बनाए रखना चाहते हैं और अपना पैठ जो है वह कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में अभी पूर्वी में सरयू राय जी और पश्चिमी में बन्ना गुप्ता जिस तरीके से एक राज्यपाल के ऊपर और वह
डायरेक्ट नाम तो नहीं ले रहे हैं रघुवर दास जी का, क्या उनके जगह पे क्या नाम ले रहे हैं, लाट साहब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाट साहब शब्द का क्या मतलब निकलता है। और जब एक राज्यपाल टिकट दिलवाने के लिए इस तरीके से पैरवी करेंगे, 2-3 दिन तक डेरा डाले रहेंगे, फिर उस पद की क्या गरिमा और मर्यादा रह जाती है और क्या बच जाएगा। और वह राज्यपाल भी ऐसे व्यक्ति के लिए पैरवी करते हैं जिसे सरेआम गुंडई करने का, वसूली करने का और आपराधिक छवि के व्यक्ति को जब टिकट दिलवाने के लिए पैरवी करते हैं, उसी ढुल्लू महतो के लिए पैरवी करते हैं जिनके ऊपर महिला से रेप करने का आरोप लगे थे। भाजपा के ही नेत्री ने ढुल्लू महतो पर रेप करने की कोशिश का आरोप लगाई थी। रंगदारी, वसूली, यह सब करने का जिस जिस ढुल्लू महतो पर यह सब आरोप है, रंगदारी, वसूली, लोगों के साथ मारपीट, जो क्राइम का जो आप देखेंगे, 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले ढुल्लू महतो पर दर्ज है। 2009 में वह जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, यानी बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी जो था झारखंड विकास मोर्चा, और वह चुनाव जीतने के बाद ही वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 2014 और 2019 बीजेपी के टिकट पर ही वह बाघमारा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। बाघमारा विधानसभा सीट जो है वह धनबाद लोकसभा के अंदर आता भी नहीं है। बाघमारा सीट जो है वह आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। उसके बावजूद एक आपराधिक व्यक्ति के लिए रंगदारी, वसूली, महिलाओं का शोषण, जब ऐसे व्यक्ति के लिए एक राज्यपाल द्वारा जब पैरवी किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा टिकट दिलवाया जाता है, तो क्या जो रंगदारी, वसूली जो वहाँ से जो करने का आरोप है, जो वह किया करते थे या अभी भी कर रहे होंगे, यह सब में क्या उन राज्यपाल की भी हिस्सेदारी आती है? क्या उनकी भी कुछ हिस्सेदारी है? और अगर हिस्सेदारी नहीं है तो फिर ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिलवाने के लिए 2-3 दिनों तक दिल्ली दरबार में क्यों बैठा जाता है? और जैसा कि सरयू राय बोल रहे हैं कि जो हाल जमशेदपुर के यानी लौह नगरी का हुआ है, कुछ वैसा ही नतीजा कि कोयलांचल यानी कोयला नगरी का भी होने वाला है। तो क्या जैसा सरयू राय के सामने रघुवर दास जी चुनाव हार गए थे, क्या वैसा ही ढुल्लू महतो भी लोकसभा चुनाव जो है धनबाद का वह हार जाएंगे? कि जब इस तरीके से आपराधिक व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है, टिकट दिलवाया जाता है, तब तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है और यह संदेह भी होता है कि शायद ऐसे व्यक्ति जीते या ना जीते। क्योंकि पिछला 2019 का जो विधानसभा चुनाव जो वह जीते हैं, वह मात्र 824 वोट से चुनाव जीते हैं। तो जो 824 वोट से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं, जब लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है, सांसद का टिकट दिया पार्टी के द्वारा, तब वैसे उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन मौजूदा सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काट करके, जो कि वह 3 बार नगर पालिका का वहाँ चुनाव जीते हैं धनबाद में, 3 बार वह विधायक बने हैं और वह लगातार 3 बार वहाँ के सांसद भी बने हैं। जब ऐसे व्यक्ति का टिकट काट करके और वह भी लाखों वोटों के अंतर से वह चुनाव जीतते हैं, तो जब ऐसे लोगों का टिकट काट करके जो 824 वोट से जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दी जाती है, एक आपराधिक व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तब सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल उठना लाजिम है। महामहिम जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है
और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से इशारों में जो कहा जा रहा है वह कितना सही साबित होता है और कितना सही है, या आप सब जनता आप अपने अनुसार विश्लेषण करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।